प्रणाम, नमस्कार आप सभी उतय। और सबसे पहली चैत्र नवरात्रि की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करते हैं माता रानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रहे। और उसके साथ साथ नव वर्ष, नूतन वर्ष जो हमारा है हिंदू नव वर्ष, उसकी भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, एक साल पूरा हुआ है उत्तराखंड सरकार का भी, यानी कि धामी सरकार का एक वर्ष पूरा हुआ है। मैं चाहूँगा आज अधिक से अधिक लोग जुड़ें, तो मैं अपनी बात शुरू करूँगा और उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए होगा। कारण बहुत स्पष्ट है। आज एक प्रश्न बड़ा है कि पूछता है उत्तराखंड, क्या एक साल वाकई बेमिसाल रहा है? क्योंकि कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स में, कई जगह मैं देख रहा हूँ तो बड़ी सारी जो चीज़ें हैं वो दर्शाई जा रही हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि एक साल वाकई बेमिसाल निकला है धामी सरकार 2.0 का? क्योंकि पिछली बार उनका कार्यकाल थोड़ा कम था, लेकिन अब की बार तकरीबन एक वर्ष पूरा हो चुका है। और कल एक बड़ी गोष्ठी भी होने वाली है, एक बड़ा कार्यक्रम भी है जिसमें ये दर्शाया जाएगा कि एक साल पूर्ण होने पर क्या कुछ किया है धामी सरकार ने। आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम वार्तालाप आगे बढ़ाते रहेंगे। थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय श्री केदार, हिमालय की आवाज़, प्रवीण असवाल जी प्रणाम, खुशहाल नेगी जी प्रणाम आपको भी, और उन तमाम दर्शकों को भी जो देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो पिछली बार इलेक्शंस के तुरंत बाद जब रिजल्ट्स आए तो सब लोग बड़े भौचक्के थे कि किस तरह से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अपनी ही सीट से हार गए थे। उपचुनाव हुए और उसके बाद चंपावत से वो वापस से जीते और मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने से पहले की कुछ खास घोषणाओं पर अगर हम जाएं तो उसमें एक 4600 ग्रेड पे को लेकर भी एक बड़ा जो उन्होंने वादा किया था वो भी उठता है। उसके साथ साथ वो तमाम चीज़ें भी उठती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो क्या आप सब लोगों को लगता है कि ये एक साल किस तरह रहा? क्या आपके गांव में, जो मैं बात करता हूं कि सबका साथ सबका विकास, क्या आपके गांव का भी विकास हुआ है? क्या इंडिविजुअल आपका विकास हुआ है? इंडिविजुअल उस गरीब परिवार का विकास हुआ है क्या? ये एक प्रश्न लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं आज। दोस्तों, एक साल हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की मैं बात नहीं करूंगा कि वो किस तरह से इसको देख रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या यूकेडी हो, या आम आदमी पार्टी, जो केवल चुनाव के दौरान दिखी थी, अभी बहुत समय से दिख नहीं रही है। तो आज हमारे पास फिर तीन दल हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और मैं ये बात कर रहा हूं कि इन तीनों के सोच से परे हम बात करेंगे कि आम आदमी को ये पिछला एक वर्ष कैसा लगा। तो आप सब लोगों की सहभागिता भी चाहिए होगी, आपके कमेंट्स भर भर के चाहिए, क्योंकि आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं वो शुरुआत वहीं से करूंगा जो 4600 ग्रेड पे की बात थी। उस पर धामी सरकार 2.0 जब आने वाली थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम इस पर कार्य करेंगे। तो क्या वो हुआ? वो हम सब लोगों के सामने है। तुरंत बाद उसके एक बड़ा प्रकरण वीडियो वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आया। वीडियो वीपीडीओ परीक्षा ये पहले हुई थी और उसके बाद इसमें तुरंत प्रश्न चिन्ह उठने लगे थे। हमने भी उस पर बहुत काम किया। यूके SSSC के बहुत सारे चक्कर हमने लगाए, आयोग में बहुत बारी हम गए, चाहे वो हमारी बात एस राजू जी से हो या फिर बडोनी जी से हो। तमाम लोगों से हम मिलते रहे और तमाम प्रकरण ही चलता रहा। क्या कुछ हुआ था वीडियो वीपीडीओ धांधली में वो भी हमने देखा और तमाम लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए। लेकिन ये जो प्रकरण है इसको थोड़ा और आगे तूल मिला बाद में जाकर, पर इसके तुरंत बीच में ही एक और प्रकरण बहुत जोर से उठा। वो था अंकिता हत्याकांड। वो भी इसी वर्ष में हुआ। अंकिता हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड था जिसने पूरे उत्तराखंड को जगा कर रख दिया। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि वो बिटिया भले ही वो सबको छोड़ के चली गई है आज, लेकिन अगर मैं उसको कहूं कि उसकी शहादत हम सब लोगों को नम आंखों से हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि उस बिटिया ने ना बोलना सिखाया है। उसने ताकतवर जो लोग हैं उनके सामने अपनी आवाज उठानी सिखाई है। तो एक बिटिया जो अपने घर से निकली थी काम के लिए
और उसने इतना सब कुछ दिखाया, इतना सब कुछ सिखाया, जिसकी वजह से पूरा उत्तराखंड एक हुआ। और तकरीबन 1-1.5 महीने मुझे ध्यान है लगातार ही इस पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता रहा। STF का गठन हुआ, SIT का गठन हुआ, तमाम चीज़ें हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद फिर इसमें चीज़ें होने लगी। लेकिन इसी दौरान अंकिता भंडारी के हत्याकांड के दौरान पिंकी का मामला भी आया, तो केदार भंडारी का मामला भी आया। यानी कि कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी बहुत चरमराया हुआ दिखा ये पिछला 1 वर्ष। और उसके तुरंत बाद जो चीज़ें हुई गतिमान, उनमें भी हमने देखा बहुत अलग अलग सी चीज़ें हुई। कुछ भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चीज़ें दिखाई हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो चीज़ें हैं, जैसे कि उनका कहना है कि जो अंत्योदय के तहत लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको 3-3 सिलेंडर मुफ्त भरे गए इसी वर्ष में। तो इसी वर्ष का एक और कहानी ये भी है कि आज 1150 रुपये का सिलेंडर हो चुका है आम आदमी के लिए। ये भी इसी वर्ष में हुआ है। तो तमाम चीज़ें हुई हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, क्योंकि आप लोगों की जब प्रतिक्रिया आती है तो हमें लगता है कि जो बातें हम कह रहे हैं ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक ये पहुँचती हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि हमारा एक जो पर्वतीय राज्य है इसका गठन हुआ और उसके बाद गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए और गैरसैंण राजधानी तो नहीं बन पाई, पर भराड़ीसैंण में एक विधानसभा भवन का निर्माण जरूर हुआ और जिसमें हमने देखा भी अब से कुछ 8-10 दिन पहले वहां पर ग्रीष्मकालीन सत्र भी चला। अब ये सत्र भी चला और इस सत्र में सबसे बड़ी बात हुई कि 2 दिन पहले ही ये सत्र भी बर्खास्त कर दिया गया, या 2 दिन पहले ही, अवधि से पहले ही इसको समाप्त भी किया गया। तो ये चीजें हैं हमारे पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनके लिए प्यार को लेकर। अब ये 1 साल बेमिसाल में मैं और एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा, जो था युवाओं का एक बड़ा तबका जो UKSSC से पहले परेशान था, उनको UKPSC की तरफ धकेला गया और UKPSC के द्वारा जो एग्ज़ाम किए गए उसके बाद भी युवा हमारे बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं अवस्था में थे। उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया और किस तरह से 13 युवाओं के ऊपर अलग अलग धारा लगी। उसमें 307 एक महत्वपूर्ण धारा थी जो कि काफ़ी अपने आप में डरावनी सी भी प्रतीत होती है। तो ये सब भी इसी 1 वर्ष में हुआ। कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिशा में भी हुई हों, उनके बारे में भी बात करें। जैसे कि 4 धाम यात्रा परियोजना में जो ट्रेन टनल का निर्माण हुआ वो हमने दिखाया भी आपको, और किस तरह से वो तीव्रता से उस पर काम हो रहा है वो भी हमने देखा। पर उसके साथ साथ जोशीमठ का भी एक प्रकरण बड़ा हुआ। जोशीमठ में भूधसाव और स्क्रैक्स आना, ये भी हमने इसी वर्ष में देखा। और तमाम चीज़ें, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अब का है, लेकिन ये पुरानी तरफ से, चाहे वो टनल्स की वजह से था या सीवर की प्रॉब्लम्स थी या तमाम जो चीज़ें उठ के आई, वो भी सब इस वर्ष में था। हम सब लोगों को ध्यान देना होगा, समझना होगा कि ये पिछला 1 वर्ष क्या वैसा बीता जैसा हम सोचते थे। 2022, जबकि उत्तराखंड अगर एक युवा राज्य कहा जा रहा है, तो यानी कि उत्तराखंड अगर खुद एक पुरुष या महिला या फिर हम यूँ कहें एक व्यक्ति विशेष है, तो अब उसकी भी उम्र हो चुकी है वोट देने की, वो वैलिड तरीके से वोट दे सकता है। क्या उत्तराखंड ने आज तक जो सरकारें चुनी हैं वो इतनी काबिल हैं कि उत्तराखंड के दर्द को समझ पाए हैं? मैं ये आम जनता से भी कहना चाहूँगा, क्या हमने सरकारें केवल अपने पर्सनल प्रेम यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेम से या कांग्रेस के प्रेम से या UKD के प्रेम से, इनके प्रति प्रेम समर्पण की वजह से हमने सरकारें चुनी हैं, या फिर हम असफल हुए हैं उत्तराखंड का दर्द, उत्तराखंड का प्रेम समझने में? हमने शायद ऐसे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जो उत्तराखंड से वाकई प्रेम करते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है, 2 दिन पहले ही एक बड़ी खबर का आना कि किस तरह से अप्रैल माह चलते ही शराब सस्ती हो जाएगी, पानी महंगा हो जाएगा उत्तराखंड में। तो ये तमाम चीजें भी इसी पूरे वर्ष में हुई हैं, पूरा इसी कार्यकाल में हुआ है। कैग की एक रिपोर्ट आई है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें जानना होगा। आप सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को भी शेयर कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बात जो हम कर रहे हैं ये सेंस बनती हैं और आम आदमी को इसके बारे में पता होना चाहिए। हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम
जिस धरातल पर आज कार्य कर रहे हैं वो कितना स्ट्रांग है। कैग की रिपोर्ट के हिसाब से माने, ये एक कैग की जो रिपोर्ट है ये बहुत मोटी रिपोर्ट है, तकरीबन 270 पेजों की ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट की मैं मानूं, इसमें एक बड़ा जो चीज़ है वो निकल के सामने आई है। आप यकीन मानिएगा, सोचिएगा कि तकरीबन 57,000 गाड़ियों की यहाँ पर बात हो रही है, जिन पे कहा गया है कि ये गाड़ियाँ जो खनन के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इनके दरअसल जो नंबर आवंटित हैं, कोई एम्बुलेंस के नंबर हैं, कोई स्कूटी के नंबर हैं, कोई अन्य वाहनों के नंबर हैं। और ये वाहन कितने लाखों मैट्रिक टन का माल पिछले पूरे वर्ष भर में इन्होंने सप्लाई किया है। ये कैग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट मैं सार्वजनिक भी करूंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फाइल है, आप लोगों को भी समय लगेगा उसको समझने में, पढ़ने में। पर जो उसकी मोटी मोटी बातें हैं उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये यकीनन वो स्कूटी से माल नहीं लाया गया, वो एम्बुलेंस से माल नहीं लाया गया। लेकिन ये रिपोर्ट्स कहाँ चढ़ाई जाती हैं? जब हमें राजस्व मिलना होता है। उत्तराखंड सरकार को जब राजस्व मिलना होता है तब रमाना एक चीज़ होती है। कोई भी गाड़ी जब आप माल लेते हैं तो रमाना कटता है, रवाना। तो रमाना जो कटता है उसके हिसाब से राजस्व की प्राप्ति होती है उत्तराखंड गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को वो राजस्व किस तरह से फेल्योर रहा, उस पर ये पूरी कैग रिपोर्ट है। और मुझे लगता है हम सबको भी उसके बारे में चिंतित होना चाहिए, और ये भी इसी वर्ष का है। तमाम जो चीज़ें हुई हैं उत्तराखंड में या हो रही हैं, आज युवाओं की हालात हो या तमाम लोगों की हालात हो, वो हमसे परे नहीं है। एक बड़ी चीज़ जो आज की खबरों में है वो है कि इस पर्टिकुलर वर्ष जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनको कई महिलाओं को लखपति बना दिया गया, यानी कि 1-1 लाख रुपए या उससे अधिक की धनराशि वाली हो गई हैं ये महिला स्वयं सेवी समूह वाली। लेकिन इसके परे मेरी नज़र जाती है 1-1.5 महीने पहले जब हमने एक खबर की थी, यही समूह की महिलाएं थी जो कटोरा लेकर खड़ी थी गांधी पार्क के सामने। वहाँ पर हमने इनकी खबर की थी तो उन्होंने भी बताया था कि किस तरह से एक महिला के ऊपर तकरीबन 12, 13 लाख, 70 लाख, 60 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपए तक का उनके ऊपर लोन हो चुका है, जो उनको अपनी महिलाओं को जो सामान उन्होंने लिए, दुकानदारों से जो चीज़ें ली हैं, उस पर उनका ये कर्जा हो गया है। और ये तमाम वो लखपति महिलाएं थी जिनकी चर्चा हो रही है। ये चीज़ वाकई ये हमें देखना होगा, समझना होगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ 4 धाम यात्रा परियोजना में जो सभी लोग हम लोग फलीफूत होते हैं, गंगोत्री मैया की कृपा से, यमुनोत्री मैया की कृपा से, बाबा श्री केदारनाथ जी की कृपा से, बद्रीनाथ धाम की कृपा से हम सब लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार जरूर मिलता है। पर उसके सापेक्ष में अगर देखो कि ये गढ़वाल रीजन में ऐसा हो रहा है, तो कुमाऊं में किस तरह से डेवलपमेंट है, उसके बारे में क्या कुछ सोचा है। तो उसके लिए मानस श्रृंखला की एक बात हो रही है कि कुछ मंदिरों को कुमाऊं के चिन्हित किया गया है जहां पर इस तरह से चीज़ें की जाएंगी। मुझे लगता है चाहे वो ओम पर्वत की यात्रा हो या कैलाश मानसरोवर का हो, इन तमाम चीज़ों पर कार्य किया जाना चाहिए और किस तरह से वहाँ के भी लोगों को इस पूरी यात्रा प्रणाली से जोड़ा जाए और उनका अच्छे से प्रमोशन किया जाए। क्योंकि देवभूमि जो है हमारी, चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, दोनों जो क्षेत्र हैं वो वाकई बहुत सुंदर हैं। मैं चौकुड़ी भी गया हूँ, वहाँ से मैंने वो सनराइज़ भी देखा है। मैं धारचूला के उन क्षेत्रों में भी गया हूँ जहाँ पर एक काली गंगा है और उसके पार देखो तो नेपाल बॉर्डर है। हम अपनी यात्रा के दौरान चमोली भी गए हैं, वहाँ से हमने और पार जाएं तो पहाड़ों के रास्ते ही, यकीन मानिएगा, बहुत सुनहरा हमारा पहाड़ है। तो इन पहाड़ों को आगे दिखाने के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या सरकार ने उस बारे में सोचा है? ये खनन की एक प्रक्रिया थी कैग की रिपोर्ट, पर क्या वन से हमारी जो संपदा है उससे क्या आर्थिक मजबूती नहीं हो सकती थी उत्तराखंड की? ये एक बड़ा प्रश्न है। 1 वर्ष का कार्यकाल है, हर कोई दिखाएगा। देखो आज जरूर ये होगा
एक पार्टी कहेगी कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, दूसरी पार्टी कहेगी कि ये एक फेल्योर है। हम दोनों पार्टियों पे नहीं जा रहे, हम एक आम आदमी की राय लेना चाह रहे हैं कि हमारे तमाम जो चीज़ें हो रही हैं आज उत्तराखंड में, आप इससे पर्सनली कितना खुश हैं। क्योंकि अंकिता प्रकरण में भी एक डिमांड बहुत आई, वो थी सीबीआई की। उससे पहले हम देखें तो वीपीडीओ जो प्रकरण था उसमें भी सीबीआई की मांग आई। यूकेपीएससी पर जब ये पेपर दे दिए गए तो उस पर सीबीआई की जांच की मांग आई। तमाम जो चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड में, इनमें सीबीआई की मांग आई, लेकिन सीबीआई की जांच कहीं भी नहीं हुई। ये एक बड़ा प्रश्न है। आखिर किसको बचाने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है और हम सबको सोचना पड़ेगा। क्या उत्तराखंड एक सही दिशा में जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप और हम जो अभी घर पर बैठकर आप शायद मोबाइल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं या हमसे बात कर रहे हैं, आप ये सोचिएगा कि आपने पिछले एक वर्ष में ऐसा क्या कुछ कर दिया जो आपको लगेगा कि हाँ, मैं अब सेटिस्फाइड हूँ, मैं जिस दुकान में जाता हूँ वहाँ पर मेरा काम हो जाता है, जिस सरकारी दफ्तर में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मेरे कार्य हो जाता है, मेरे जो नज़दीकी हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्थाएं अब अच्छी हैं, मेरे गांव से वो नज़दीकी बाज़ार तक जो सड़क है वो अच्छा है। अब ये सड़क की बात आई तो मुझे वो डंडी कंडी भी याद आई जो इस वर्ष की हमने फुटेज आपको दिखाई थी। कई गांवों में आज भी डंडी कंडी पर लोग अपनों को जब बीमार अवस्था में होते हैं तो वो ले जाते हैं, और वो ले जाते हैं एक ऐसे सेंटर में जहां से उनको रेफर किया जाता है। ये उत्तराखंड है। अब इसमें हम अपने आप को साल बेमिसाल बताएं या कुछ भी बताएं, हकीकत वैसी ही रहती है। वो कहते हैं कि एक पुराना शेर था जो कहता है कि खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। तो चाहे कुछ भी हम कर लें, कभी भी बनावट के जो फूल हैं उनसे खुशबू नहीं आ सकती। वो उसूलों से भी वो बातें नहीं बन पाती अगर वो बनावटी हों। तो ये तमाम जो चीज़ें कही गई हैं इन द पास्ट, और ये हमारी ज़िंदगी से जोड़ कर बनाई गई हैं। क्या हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, वो तमाम लोग खुश हैं? क्या वो परिवार बहुत खुश हैं जिनके बच्चे बाहर हैं? पलायन आयोग को बने हुए बहुत वर्ष हो गए, उस पर कितना कार्य हुआ है, क्या इसका हमारे पास ब्यौरा है? साथ के साथ एक बड़ी मांग जो हमेशा से आ रही है कि भू कानून लाओ, भू कानून लाओ, भू कानून लाओ, क्या उस पर काम हो पा रहा है? क्या इनर लाइन परमिट पर कोई कमेटी बनाई गई है? स्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र के बीच झूलती हमारी जिंदगानियां आज पूछ रही हैं कि उत्तराखंड जो बनाया गया था, क्या ये वही सपनों का उत्तराखंड है जो हमें आज 2023 में देखने को मिल रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है दोस्तों। आप सब लोग इसको समझिएगा कि जो चीज़ें आज हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, क्या इन्हें ऐसे ही होना चाहिए था? आज टेक्नोलॉजी है, पैसा भी है, तमाम चीज़ें हैं, और ये मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड बहुत कमज़ोर राज्य नहीं है। हमारे यहाँ अपार सुविधाएं हैं, चाहे वो पर्यटन को लेकर हो, वन भूमि को लेकर हो, चाहे हम खनन की भी बात करेंगे। वैध खनन में राजस्व प्राप्त होता है बहुत अच्छा, पर वो आज तक राजस्व से हम पैसे नहीं कमा पाते। हम पर्यटन से बहुत अच्छे पैसे नहीं कमा पाते। हम जो हमारी गंगा है, जो हमारी नदियां हैं यहाँ की, उनसे हम बहुत ज़्यादा, अब ये देखिएगा ना, चाहे वो टिहरी डैम की बात हो या अन्य जो डैम बने हुए हैं, उनसे हमारे लोगों को कितना भला हो पा रहा है वो हम सब देख रहे हैं। टिहरी डैम के एक गांव में हम गए थे जहां पर उन गांव वालों को विस्थापित करार ही नहीं दिया जा रहा, जबकि उनका गांव पूरा डूब चुका है। ऐसी हालात हैं आज भी। कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी बीच में, और इसी वर्ष एक और चीज हुई थी जो अभी मुझे याद आया, अभी एक वीडियो मेरे पास आया है, उसको वीडियो को हम चलाएंगे भी, आप लोगों को दिखाएंगे। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले अमृत सरोवर योजना हर गांव में बनी। हर गांव में अमृत सरोवर योजना बनी कि गांव में जब पानी की किल्लत होगी तो अमृत सरोवर योजना के तहत इनको पानी दिया। वो अमृत महोत्सव जब हम मना रहे थे, ये बात है तकरीबन अगस्त की 15 अगस्त के
हेर फेर में ये बात कर रहा हूँ, 2022 में अमृत महोत्सव मनाया जाए जिसमें अमृत सरोवर बने। आप भी खुद इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गांव में जो अमृत सरोवर बना है वो कितना अच्छा बना हुआ है, वो कहाँ पर बना हुआ है, क्या उसमें पानी है? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्या उसमें पानी है? एक जगह तो हम डोईवाला में कहीं गए थे, वहां पर जबकि ये कार्य मनरेगा से होना चाहिए था, वहां पर जेसीबी चल रही थी। मनरेगा से इसलिए किया गया था ताकि गांव वालों को रोजगार भी मिले, लेकिन कार्य वो जेसीबी से हो रहा था और जिनके मनरेगा के कार्ड लगे हुए थे वो नदारद थे, क्योंकि जब हम वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर केवल बिहार की लेबर काम कर रही थी। तो ये ऐसी चीजें भी हो रही। हम सबको समझना होगा, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं उत्तम हो रही हैं? हमारे बच्चे इतना अच्छा खेल रहे हैं। मानसी नेगी का दर्द हमने 2-3 दिन पहले देखा। वो कहती है कि मुझे नौकरी चाहिए। वो ऐसे ही नहीं कह रही है नौकरी, क्योंकि आप देखिएगा जो हमारे पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं उनका बाद में क्या होता है, जब वो खेल नहीं पाते या जब वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उसके बाद उनके साथ क्या होता है। एक बच्चा जो उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ाना चाहता है, वो उत्तराखंड सरकार के से कुछ चाहता है, तो क्यों नहीं उनको वो मुहैया किया जाता? मानसी ने यहाँ बात की अपनी कि मुझे नौकरी मिले या ना मिले, उसको जवाब मिला कि उत्तराखंड सरकार ने उसको क्या क्या दिया है, कितने पैसे उसको दे दिए, वो तमाम सार्वजनिक कर दी गई चीज़ें। ये सोच की बात है। यानी कि अगर मैं आज आपको बोलूं यार मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आपने मुझे दवाई नहीं लगाई, आप बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, हमने तो आपको 2,000 रुपये तब दिए, 3,000 रुपये तब दिए, 4,000 रुपये तब दिए, 5,000 रुपये तब दिए, और ये ब्यौरा है, हमने आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। वो हाथ का दर्द अभी भी वैसा ही है। ये समझने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और किस तरह से एक उत्तराखंड जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बन रहा है। आप सब लोग भी जुड़े रहिएगा, ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स को लेकर हम बात करते रहेंगे। पर एक साल बेमिसाल कितना, वो आप सब लोग भी देखिएगा, समझिएगा इन चीज़ों को, और हम आपसे जुड़े रहेंगे इसी तरह से, और प्रोग्राम्स भी करते रहेंगे। पर हमारा मुख्य लक्ष्य वही है कि उत्तराखंड से प्रेम हर व्यक्ति को होना चाहिए जो उत्तराखंड में है आज, चाहे वो बाहर का भी हो। क्योंकि बाहर के लोग अगर ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं उत्तराखंड, ये मेरी कर्म भूमि है, या ये मेरी तपस्थली है, यहाँ मुझे कार्य करना है, और अगर वो प्यार नहीं करेंगे तो वो केवल लूटेंगे। तो ये उन तमाम अधिकारियों के लिए भी है और उन तमाम लोगों के लिए जो उत्तराखंड से तो नहीं है लेकिन आज उनकी कर्म भूमि उत्तराखंड है। तो आप लोग भी इसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसको समझिएगा, उत्तराखंड के पहाड़ों के दर्द को समझिएगा। इस तरह नहीं कि कोई अखबार में पोस्ट निकाल दे कि गढ़वाली लड़का चाहिए, सैलरी 9,000 रुपये, ऑफिस में बर्तन वर्तन उठाने के लिए ये कौन सी परिभाषा हुई है? ऐसे लोग भी हैं और ऐसी मानसिकताएं भी हैं लोगों की। हम सबको एक साथ रहकर मजबूत भी होना होगा। वो आज समय की मांग है, वो कि एक रहो, सुरक्षित रहो। इसी के साथ आप सब लोगों को मैं एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, और चाहूँगा कि आप सब लोग अपने घरों में खुशहाल रहें। कुछ ही दिनों में गर्मियां और शुरू हो जाएंगी, और अब की बारी गर्मियां बहुत अधिक गर्मी हो सकती है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा किस तरह से मौसम बदला है, पर 2-4 हफ्ते बाद मुझे लगता है गर्मियां बहुत पीक पर होगी। तो अपना ध्यान भी रखें। उन पक्षियों के बारे में जो हम बातें करते हैं व्हाट्सएप पे इधर उधर, यकीनन उनको पानी दें, उनको भोजन भी दें। 1-2 कमेंट ले लेता हूं मैं। ठाकुर अमित नेगी जी का है यहाँ पर जो ऊपर कमेंट है कि आप जैसे पत्रकार हों तो बात बन सकती है। भाई जी अमित नेगी जी, ये आप केवल मेरी बात नहीं, ये हम सब लोगों की बात है, और हम सब लोगों को जुझारूपन से ये कार्य करना होगा। जगदीश नेगी जी कहते हैं कि बीते साल मत देखो, अब क्या होना चाहिए ये बताओ। भुवन कापड़ी को सलाह दो, तभी वो मुद्दा उठाएंगे अगला सीएम भुवन कापड़ी। ये जगदीश नेगी जी का कहना है। अविनाश मिश्री कहते हैं भाई जी प्रणाम प्रणाम। नितिन पवार जी कहते हैं कि सिलेंडर महंगा, बिलेंडर सस्ती, और
शिक्षा भी महंगी, शिक्षा महंगी होगी तो लोग अनपढ़ रहेंगे, और लोग अनपढ़ रहेंगे तो सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे। सही बात है नितिन पवार जी, और जब सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे तो दबे रहेंगे। आसान होता है। अंग्रेज इतने वर्षों तक हम पर राज क्यों कर पाए? क्योंकि हम कभी उनके हिसाब से बात ही नहीं कर पाए। तब जाके जब हमारे जो शहीद हुए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, जब उन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद करनी शुरू की, तब परिवर्तन आना शुरू हुआ। खैर अभी इतनी अराजकता नहीं आई है। अब मैं ये कह रहा हूँ इतनी नहीं आई है यानी कि थोड़ी बहुत आई है, ये हमें सोचना होगा। तो आप सब लोग भी खुश रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, और बढ़िया से अपना ध्यान भी दोहरा, रोटी पानी भी खा, नहीं तो डांट भी पड़ रही है। चलिए फिर समी सजवाण जी कह रहे हैं कि 1 साल की सरकार की उपलब्धि, अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदार भंडारी हत्याकांड, लूट खसोट, अवैध खनन, गोरख धंधा, पेपर लीक में बीजेपी सरकार की मिलीभगत, युवाओं पर लाठीचार्ज, अभिव्यक्ति की आज़ादी का दमन, सड़कों पर कुछ और भी लिखा है इन्होंने, सड़कों पर गुंडाराज, राजपुर रोड में एक परिवार को भाजपा के पार्षदों द्वारा जिंदा जलाने की कोशिश, 1 साल उत्तराखंड हो गया बेहाल, नाम लिखा है आगे मुख्यमंत्री जी का। भुवन कापड़ी गुड एमएलए है ना बताओ, जगदीश नेगी जी, बिल्कुल है। हमें हर उस व्यक्ति से प्यार होना चाहिए जो उत्तराखंड से प्यार करता हो, जो उत्तराखंड के लिए सोच रखता हो, उत्तराखंड के लिए कुछ करने की ललक रखता हो। सामी सजवान जी ने जो अपने पॉइंट रखे हैं वो वाकई चिंतनीय है। ये सारे जो पॉइंट इन्होंने लिखे हैं वो वाकई सोचनीय भी है। हम सबको सोचना पड़ेगा कि वाकई हम इस तरह से चल रहे। रवि नारायण सेमवाल जी नमस्कार। बिट्टू राणा जी कहते हैं कि अनपढ़ रहोगे तो लोग दारू भी ज़्यादा पिएंगे, और अब सस्ती भी हो गई है, भगवान बचाए। इसमें एक बड़ी चीज़ है, खैर उस पर डिस्कस कभी फिर करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, साधुवाद आप सबको, और फिर से एक बार नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको बहुत सशक्त करे, आपको मजबूती प्रदान करे, केवल मजबूती शरीर से नहीं, बौद्धिक मजबूती आज ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमें खुद भी बचना है, अपने परिवार को भी बचाना है, और साथ के साथ आगे भी बढ़ना है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम एक बार पुनः।